सीरीज खज़ां की बारिश, किताब नंबर 3, दुल्हन का फरार। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। पार्ट 30। नजमी पर अचानक ये सब कुछ गुजर गया था। उसके जिस्म पर जहां जहां हंटर पड़े थे वहां दर्द की शदीद टीसें उठ रही थी। उसके होठों के किनारे से खून की बारीक लकीर बह रही थी। उसने अपनी जुबान पर खून का नमकीन जायका महसूस किया। उसकी आंखों में आंसुओं के बजाय खून उतर आया था, मगर वो जकड़ दी गई थी, कुछ नहीं कर सकती थी। कम से कम अभी कुछ करने की पोजीशन में नहीं थी। उसने पहले जो इरादा दिल में कर रखा था उसे फौरन रद्द कर दिया और उसी वक्त दिल में ठानी कि वो काटल से उस जुल्म का, अपनी जैसी दूसरी औरतों के जुल्म का पूरा पूरा बदला लिए बगैर वहां से फरार नहीं होगी। 15-20 मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर लकड़ी के जीने पर से वही बर्मी औरत जिसने नजमी को बना सवार कर पलंग पर बिठाया था उतरकर उसके पास आई और उसके हाथ पांव की रस्सियां खोलने लगी। नजमी ने उस औरत से कोई बात करना गवारा नहीं किया। बर्मी औरत के हाथ इस तरह चल रहे थे जैसे वो किसी इंसान की नहीं बल्कि बकरी की रस्सियां खोल रही है। जाहिर है वो ये मंजर कई बार पहले भी देख चुकी थी। उससे कोई बात करना बेकार था। नजमी पलंग पर बैठकर अपनी कलाइयां सहलाने लगी। उसका जिस्म दर्द कर रहा था। उसके जिस्म पर जगह जगह हंटर की जरबों से नील पड़ गए थे। बर्मी औरत ने अंग्रेजी में कहा, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। नजमी ऊपर वाले कमरे में आ गई। उससे ठीक तरह से चला नहीं जाता था। कुशादा बेडरूम में दूसरी अधेड़ उम्र आसामी औरत पलंग के पास खड़ी थी। गोल चांदी की तपाई पर कुछ शीशियां रखी थी। उन दोनों औरतों ने नजमी को पलंग पर लिटाकर उसके जिस्म पर जहां जहां नील के निशान पड़े थे वहां शीशियों में से मरहम निकालकर लगाना शुरू कर दिया। ठंडे मरहम से नजमी को सुकून महसूस हुआ। उसके बाद नजमी को गर्म दूध पिलाया गया। बर्मी औरत चली गई तो आसामी औरत ने कहा, तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहोगी, तुम्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये अयार आसामी औरत भी चली गई। नजमी ने साड़ी पहनी और पलंग पर लेट गई। दोपहर को एक तीसरी बूढ़ी औरत उसके लिए खाना लेकर आ गई। खाना पुरतकल्लुफ था। शाम को उसे कॉफी और फल दिए गए। रात को भी पुरतकल्लुफ खाना दिया गया। इस दौरान नजमी पलंग से उठकर दरवाजे के पास गई तो उसने देखा बाहर दूसरी तरफ हॉल कमरे में 2 गोरखा नौकर स्टेन गने उठाए पहरा दे रहे थे। उन्होंने घूरकर नजमी की तरफ देखा और वापस जाने का इशारा किया। 3 दिन नजमी उसी कुशादा बेडरूम में बंद रही। बेहतर ग़िज़ा और मरहम वगैरह की मालिश से उसकी तबीयत बहाल हो गई। जिस्म पर नील के निशान भी मध्यम पड़ गए थे। दर्द भी बराए नाम बाकी रह गया था। चौथा और फिर 5वां दिन भी उसी कमरे में कैद की हालत में गुजर गया। जब 1 हफ्ता गुजर गया तो बर्मी और आसामी औरत उसके लिए बेशकीमत लिबास लेकर बेडरूम में दाखिल हुई। नजमी को नहलाया गया। उसके जिस्म पर मुख्तलिफ इत्रियात की मालिश की गई। उसे बेशकीमत लिबास पहनाया गया। फिर उसे दुल्हन की तरह बना सवार कर पलंग पर यह कहकर बिठा दिया गया कि आज उसकी सुहागरात है। नजमी ने दिल ही में दोनों औरतों को गाली दी और होंठ काटने लगी। जब रात गहरी हो गई और महल के आसपास खामोशी छा गई तो काटल नशे में धुत अंदर दाखिल हुआ। वो सिगरेट पी रहा था। आते ही उसने वाही तबाही बकना शुरू कर दी और नजमी पर तशद्दुद का आगाज किया। शुमाली अंडमान के उस दूर उफ्तादा छोटे से जजीरे लैंडफॉल में कैद नजमी को 1 महीना गुजर गया था। वो काटल के शानदार महल के अंदर कैद थी। उसे महल से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उसकी दूसरी औरतों को भी महल की 50 फुट ऊंची 4 दीवारी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। सुबह शाम नजमी को महल के अंदर अकबी बाग में थोड़ी देर टहलने की इजाजत जरूर थी। वहां काटल की दूसरी औरतों में से कभी कभी कोई बदकिस्मत औरत उससे मिल लेती थी। आसामी औरत साई की तरह नजमी के साथ होती। काटल की दूसरी औरतों में एक दिल्ली की औरत भी थी। ये सांवले रंग की जवान औरत थी, बहुत खूबसूरत थी। उससे कभी कभी अकबी बाग के लॉन में दूर से सलाम दुआ हो जाती। बर्मी औरत की जुबानियों से इतना मालूम हो गया था कि उस औरत का ताल्लुक दिल्ली से है और वो भी मुसलमान है। नजमी ने दिल ही दिल में उस औरत की किस्मत पर भी अफसोस किया। वो इसके सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन नजमी ने वहां से फरार के मंसूबों पर गौर करना शुरू कर दिया था। यहाँ से फरार होना नजमी को कुछ नामुमकिन सा लगता था। एक तो महल के बाहर 24 घंटे मुसल्ला गोरखों का पहरा रहता। दूसरे ये दूर दराज समंदर में एक जजीरा था। यहाँ से वो कैसे फरार होकर इंडिया पहुंच सकती थी। उसे कई बार बादल का ख्याल आया कि ना जाने वो किस हाल में होगा, जम्मू की जेल में होगा या जेल से फरार होकर नजमी की तलाश में सरगर्दा होगा। दूसरा महीना भी शुरू हो गया। अब बारिशों का मौसम आ गया था। जबरदस्त बारिशें होने लगी। अब नजमी लॉन में टहलने के लिए दूसरे तीसरे दिन निकलती थी। एक रोज दोपहर के वक्त जब आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, नजमी ने अपने कमरे की खिड़की से एक हेलीकॉप्टर को महल के पाए बाग में हेलीपैड पर उतरते देखा। महल के नौकर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़े। कॉप्टर में से एक नाटे कद मगर गठे हुए जिस्म का सिख पायलट बाहर निकला। उसने सुर्ख पगड़ी और नीली जैकेट पहन रखी थी। नौकर कॉप्टर में से सामान उतारने लगे। पायलट एक तरफ खड़ा हो गया। फिर उसने जैकेट के बटन खोलते हुए महल में दाएं बाएं देखा तो उसकी नजर नजमी पर पड़ गई। सिख पायलट के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो हर माह
अकियाब से जागीरदार काटल के लिए खास किस्म की आला तरीन शराब और दूसरे जरूरी सामान तायुश लाता था और महल की खिड़की में उसे कभी ना कभी कोई ना कोई औरत दिखाई दे जाती थी। सिख पायलट का नाम अर्जुन सिंह था और वो जानता था कि जागीरदार काटल एक अय्याश शख्स है। उसने महल में कई दाश्ताएं डाल रखी हैं। चुनाचे नजमी को एक नजर देखने के बाद वो महल के बरामदे की तरफ बढ़ा, जहां उसे महल के बड़े मुंशी से सामान की रसीद लेनी थी। लेकिन इसी दौरान नजमी के जहन में एक जबरदस्त स्कीम पूरी की पूरी तश्कील पा चुकी थी। उसे मालूम था कि एक पायलट महीने में एक बार अकियाब से जागीरदार का खास सामान लेकर वहां आता है और एक दिन ठहरकर वापस चला जाता है। जो ही सिख नजमी की खिड़की के नीचे से गुजरा, नजमी ने ऊपर से ठेठ पंजाबी में कहा, सत श्री अकाल, अपनी सिंगनी का कोई ख्याल नहीं। अर्जुन सिंह ने चौंक कर ऊपर देखा। नजमी ने सिखों की तरह हाथ जोड़कर एक बार फिर सत श्री अकाल कहा और बोली, असानू थाडी अड्डे क्या? इत्तेफाक से उस वक्त वहां उनके सिवा और कोई नहीं था। महल के नौकर सामान उठाए दूसरी तरफ स्टोर में जा रहे थे। अर्जुन सिंह सिख था। उसने एक सिखनी की जुबान से बेबसी के अल्फाज सुने तो चकरा कर रह गया। उंगली अपने होठों पर रखकर इशारा किया कि खामोश रहो, फिर अपनी बंधी हुई दाढ़ी को ऊपर खींचा और बरामदे में से गुजरता हुआ हेड मुंशी के साइड रूम में दाखिल हो गया। नजमी जल्दी से खिड़की से परे हट गई और हाथ मलते हुए कालीन पर टहलने लगी। उसे यकीन था कि उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा है। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे पहली ही बार उस सिख पायलट तक अपने दिल की बात पहुंचाने का मौका मिल गया था। सिखों के जहन से नजमी खूब वाकिफ थी। वो जानती थी कि ये सिख पायलट अब उसके पास आने की कोशिश जरूर करेगा, जबकि काटल एक रोज के लिए नीचे अंडमान के मार्शल नामी जजीरे में किसी जरूरी काम से गया हुआ था। नजमी टहलती टहलती बेडरूम के ऊंचे मेहराबी दरवाजे के पास गई। पर्दा हटाकर उसने दरवाजे को खोलना चाहा, मगर दरवाजा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे की छोटी सी दरज में झांक कर देखा। बाहर बरामदे में गोरखा पहरेदार मौजूद था। नजमी वापस आकर पलंग के करीब आतिशदान के पास रखे हुए आलीशान सोफे पर बैठ गई। दीवार पर पुराना क्लॉक लगा था। दोपहर गुजर गई, फिर बारिश शुरू हो गई। नजमी कुछ नाउम्मीद सी हो गई। शायद सिख पायलट उसे मिलने नहीं आएगा, शायद वो ये खतरा नहीं मोल लेगा। आखिर उसकी नौकरी का सवाल था। मगर उसका दिल कहता था कि जिस अंदाज से उसने होठों पर उंगली रखकर नजमी को इशारा किया था, वो जरूर आएगा। रात हो गई। नौकरानी नजमी के लिए खाना लेकर आ गई। खाना खाने के बाद नजमी ने लिबास तब्दील किया और कमरे की तमाम रोशनियां गुल करके सिर्फ बेड लैम्प जला दिया। वो पलंग पर लेटने की बजाय खिड़की का पर्दा जरा सा हटाकर नीचे बाग में देखने लगी। बारिश हो रही थी। महल के बाग में रोशनियां बारिश में भीग रही थी। बाग खाली और वीरान था। गेट बंद था। बाग में एक जानिब हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर इसी तरह खड़ा बाग में भीग रहा था। नजमी ने पर्दा छोड़ा और बोचल कदम उठाती पलंग से टेक लगाकर बैठ गई। बारिश की वजह से कमरे में खुनकी हो गई थी। उसने हल्का सा कपड़ा अपने घुटनों पर कर लिया। ऐन उसी वक्त दरवाजा खुला। पर्दा हटाकर नजमी ने देखा, आसामी खादमा आ रही है। उसका उस वक्त आना मायने खेज था। खादमा ने करीब आकर एक नजर गर्दन घुमाकर पीछे दरवाजे की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, मेरे साथ आओ। अब नजमी समझ गई कि उसने दोपहर को जिस मंसूबे का आगाज किया था ये उसी का रद्द-ए-अमल है। उसने अनजान बनकर पूछा, कहाँ जाना है? खादमा ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं? जुबान बंद रखो और मेरे साथ आओ। जागीरदार जजीरे में नहीं था। जाहिर है उसे काटल के पास नहीं बल्कि किसी दूसरे शख्स के पास ले जाया जा रहा था, और दूसरा शख्स इस वक्त सिख पायलट ही हो सकता था। वो आसामी खादमा के पीछे पीछे चल पड़ी। बेडरूम के खास दरवाजे के बजाय खादमा उसे अकबी दरवाजे की तरफ ले गई, जो दूसरे कमरे में खुलता था। ये दूसरा कमरा बिल्कुल बंद था और उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ नजमी दिन के वक्त बैठकर रिसाले और किताबें वगैरह पढ़ा करती थी। उस कमरे की दीवार के साथ किताबों का एक शेल्फ जुड़ा हुआ था। खादमा ने नजमी को सोफे पर बैठने को कहा और खुद पर्दा हटाकर शेल्फ के पीछे चली गई। दूसरे लम्हे चरचराहट की आवाज के साथ किताबों का शेल्फ अपनी जगह से खिसक गया और फिर पर्दे के पीछे से सिख पायलट हाथों को जोर जोर से मलता हुआ नमूदार हुआ। आसामी खादमा ने मशीनी अंदाज में अंग्रेजी में कहा, 15-20 मिनट से ज्यादा वक्त मत लगाना। ओके, पायलट ने कहा। खादमा शेल्फ के पीछे चली गई। शेल्फ चरचराहट की आवाज के साथ वापस अपनी जगह पर आ गया। नजमी ने अपने मंसूबे पर फौरन अमल करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पायलट कुछ कहता, नजमी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर आंखों से लगाया और आंसू भरकर बोली, सरदार जी, मैं सिखनिया। मेरा नाम हरनाम कौर है। मैं अमृतसर के पास वीरका गांव के ग्रंथी सरदार सिंह की बेटी हूँ। ये लोग मुझे मुसलमान समझकर अगवा करके यहाँ ले आए। ये बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। इस वक्त वाहिगुरु का वास्ता देती हूँ कि मुझे यहाँ से किसी तरह निकालो। मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे तेरी अरदासी करूंगी। पायलट हक्का बक्का सा होकर नजमी का मुंह तकने लगा। नजमी ने उसे सोचने का मौका दिए बगैर दूसरा हमला कर दिया, सरदार जी,
मैं ग्रंथी की बेटी हूँ, सिखनी हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते तो मुझे गुरु की कृपान ला दो ताकि मैं उससे खुदकुशी कर सकूं। हरनाम कौर, तुम्हें कृपान से अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर अर्जुन सिंह हथेलियां रगड़ने लगा और कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। नजमी ने जलती पर मजीद तेल डाला। वो पंजाबी में बोली, तुझे कलगी वाले गुरुजी की कसम है, मेरी खातिर अपनी जान मुश्किल में न डालना। बस मैनू कृपान ला दो। मैं सिखनी हूँ, शेरनी हूँ, मरना जानती हूँ। सिख आखिर सिख था। उसने ये भी ना सोचा कि आखिर नजमी ने अब तक वहां खुदकुशी की कोशिश क्यों नहीं की। वो जज्बाती हो रहा था। नजमी के पास बैठा और उसका हाथ पकड़कर बोला, हरनाम जी, मैं भी सिख हूँ, शेर हूँ, तुझको अकेला नहीं छोड़ूंगा यहाँ। तुम तो गुरु ग्रंथ साहब की ग्रंथी की लाज हो, मैं कोई तरकीब निकालता हूँ। उसने नजमी का हाथ छोड़ दिया। मैं तो कुछ और ही समझा था। मैंने उस औरत को 500 रुपए देकर तुमसे मुलाकात के लिए राजी किया। खैर कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। गुरु ग्रंथ साहब की ग्रंथी के लिए तो सिख अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। वक्त थोड़ा है, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। मैं अंडमान के जजीरे मार्शल में रहता हूँ। मेरी शादी नहीं हुई, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं। 6 महीने में एक बार जाकर उनसे मिल आता हूँ। यहाँ महीने में मैं एक बार काटल का सामान अक्याब से लाता हूँ। ये हेलीकॉप्टर कंपनी का है। मैं कंपनी का मुलाजिम हूँ, मगर मैं तुम्हें उस पर बिठाकर इंडिया तक नहीं ले जा सकता। ये बड़ा लंबा सफर है। मैं कोई तरकीब निकालता हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं यहाँ एक दिन ठहरा करता हूँ, मगर तुम्हारी खातिर मैं कल का दिन भी कोई बहाना बनाकर यहाँ ठहर जाऊंगा। फिर वो खुद ही तरदीद करते हुए बोला, पर यहाँ ठहरने की क्या जरूरत है? मैं साथ वाले समंदर में सुंदर सिंह से बात करूंगा। घबराओ नहीं, सुंदर सिंह मेरा गहरा यार है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये सिखों की इज्जत का मामला है। ग्रंथी की बेटी यहाँ नहीं रह सकती। ओ है गुरु दिसो, यहाँ नहीं रह सकती तू। ऐसा करना, तुम इस असामी औरत से कोई बात ना करना। मुझसे तो यही कहना कि अर्जुन सिंह मुझ पर आशिक है, बस मिलने आया था। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, याद कर लेना। इतने में शेल्फ अपनी जगह से खिसक गया और आसामी खात्मा अंदर आ गई। चलो अब खत्म करो, टाइम हो गया है। ओके ओके, अर्जुन सिंह जल्दी से बोला और उठ गया। फिर उसने नजमी की तरफ देखकर आंख मारी और खात्मा के साथ पर्दे के पीछे चला गया। दूसरे लम्हे शेल्फ अपनी जगह पर वापस आ गया। नजमी ने उठकर पर्दा हटाया। वहां किताबों के शेल्फ के सिवा कुछ भी नहीं था। उसी शेल्फ में किसी जगह वो खुफिया बटन था जिसको दबाने से शेल्फ अपनी जगह से हट जाता था। लेकिन अब नजमी को वो बटन तलाश करने की जरूरत नहीं थी। खुफिया बटन उसे अर्जुन सिंह पायलट की शक्ल में मिल गया था। अगले रोज भी नजमी को पायलट का इंतजार रहा। उस रोज जागीरदार काटल को रात खाने पर वापस आना था। चुनाचे दोपहर के बाद जब हस्बे मामूल बारिश हो रही थी तो खादमा ने आकर नजमी को बताया कि सिख सरदार तुमसे मिलने आ रहा है। साथ ही आसामी खादमा ने नजमी को समझा दी कि इसका जिक्र किसी से मत करना। अगर किसी से भी बात की तो तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। नजमी ने कहा, मैडम मुझे किसी से बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम दो मोहब्बत करने वालों के मिलने का इंतजाम कर देती हो। उस पर आसामी खादमा ने तलखी से कहा, चलो चलो बातें ना बनाओ, मेरे साथ कमरे में आओ। तुम्हारा यार वहां बैठा हुआ है, 15-20 मिनट से ज्यादा मत लगाना। दूसरे कमरे में अर्जुन सिंह बैठा नजमी का इंतजार कर रहा था। नजमी को देखते ही वो हाथ बांधकर उठ खड़ा हुआ। सत श्री अकाल हरनाम जी। नजमी ने भी हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा। खादमा पर्दे के पीछे से होकर दूसरी तरफ जा चुकी थी। अर्जुन सिंह ने पर्दा हटाकर देखा तो वहां औरत नहीं थी। वो कहने लगा, हरनाम जी साथ वाले कमरे में ना चलें, यहाँ खतरा है कि हमारी बातें वो आसामी बिल्ली कहीं छुप कर ना सुन रही हो। उसका अंदेशा बचा था। वो अर्जुन सिंह को साथ लेकर बेडरूम में आई। वो आतिशदान के पास कालीन पर ही बैठ गए। मैं सुबह से साथ वाले जजीरे में अपने यार सुंदर सिंह के पास गया हुआ था। जब मैंने उसे बताया कि वीरका की गिरंती की सपुत्री काटल ने अपने घर में डाल रखी है तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन हमारी मदद के लिए तैयार हो गया है। पर वो हमारी मदद किस तरह करेगा? उससे सारी बात तय हो गई है। होगा ये कि तुम मेरे साथ यहाँ से निकलकर सुंदर सिंह के जजीरे पर चलोगी। वहां से हम एक कश्ती में बैठकर रात के अंधेरे में शुमाल की तरफ अंडमान के आखिरी जजीरे में जाएंगे। वहां हमें एक स्टीमर मिल जाएगा जो हमें अक्याब पहुंचा देगा। अक्याब से मैं अपना हेलीकॉप्टर ले लूंगा जो वहां पहले से मौजूद होगा और वहां से हम हेलीकॉप्टर में बैठकर आसाम में दाखिल हो जाएंगे। नजमी को कामयाबी की रोशनी सी नजर आ रही थी। उसका मंसूबा कामयाबी की तरफ पेशकदमी कर चुका था, मगर वो जागीरदार काटल से इंतकाम लिए बगैर वहां से नहीं जाना चाहती थी। इस मौजू को उसने अपने पास ही महफूज रखा और अर्जुन सिंह से पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें यहाँ से कब निकलना चाहिए सरदार जी? हरनाम जी, मैं इस काम में देरी नहीं करना चाहता। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कि पवित्र गिरंथी की बेटी इस हिंदू जागीरदार के पास एक दिन भी रहे। सुंदर सिंह ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैं कल हेलीकॉप्टर लेकर वापस जा रहा हूँ। मार्शल जजीरे से यह हेलीकॉप्टर लेकर दूसरे पायलट के पास चला जाएगा, जो शेड्यूल के मुताबिक 3 दिन बाद उसे अक्याब शहर के हेलीपैड पर पहुंचा देगा। इस हिसाब से हमें यहाँ से 3 दिन बाद निकल पड़ना होगा। मैंने सुंदर सिंह को भी टाइम टेबल बता दिया है। मैं परसों आधी रात को यहाँ आऊंगा, तुम तैयार रहना। पर मैं यहाँ से निकलूंगी कैसे? यहाँ तो चारों तरफ गोरखे स्टैंड करने लिए खड़े होते हैं। उसका भी सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने आसामी खात्मा को भारी रकम का लालच देकर इस काम पर आमादा कर लिया है। क्या वो तैयार हो गई है? मैंने उसे कहा है कि वो तुम्हें सिर्फ महल के बाहर निकाल दे, उसके एवज में उसे 1 लाख रुपया दूंगा। सरदार जी, 1 लाख तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं उसे रकम दूंगा थोड़ी। क्या मुझे वापस आकर काटल की नौकरी नहीं करनी? क्या मुझे ये ख्याल नहीं कि आसामी खात्मा काटल को बाद में सब कुछ बता सकती है? तो फिर तुमने इसका क्या इलाज सोचा है? मैं आसामी खात्मा को कत्ल कर दूंगा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और कत्ल करके समंदर में फेंक दूंगा। उस औरत ने तुम पर भी जुल्म किए हैं, कई औरतों पर जुल्म किया उसने। तब नजमी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, सरदार जी, मुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म उस मराठा जागीरदार काटल ने किए हैं। एक रोज मैं गुरबानी का पाठ कर रही थी कि उसने आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया और गुरबानी का गुटका उठाकर पांव तले मसल दिया। अर्जुन सिंह की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उस हिंदू की ये मजाल, मैं उसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं, उसे कत्ल मैं खुद करूंगी। तुम मुझे सिर्फ ऐसा जहर ला दो जो मैं उसे शराब में डालकर पिला दूं। ये कुत्ता अपनी मौत आप मर जाएगा। ठीक है हरनाम, मैं तुझे जहर के कैप्सूल ला दूंगा, तो खुद उस हरामजादे को हलाक कर डालना, ठीक है? अब ऐसा है कि मैं परसों आधी रात के वक्त आऊंगा, तुम तैयार रहना। लेकिन जहर का कैप्सूल तुम्हें आसामी खादमा के हार्ट में डब्बी में बंद करके भिजवा दूंगा। तुम रात को उस हिंदू हरामजादे को खत्म कर देना। मगर जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते, काटल की मौत की खबर किसी को कानों कान नहीं होनी चाहिए। किसी को खबर नहीं हो सकती। वो तो मेरे पलंग पर मुर्दा पड़ा होगा, किसी को क्या मालूम कि वो मर गया है। मैं परसों रात तुम्हारा इंतजार करूंगी। अर्जुन सिंह ने हाथ जोड़कर उसे सत श्री अकाल कहा, उठा और फिर फौरन ही ये कहकर बैठ गया कि मैं अकेला तो यहाँ से निकल नहीं सकता। मुझे तो वो आसामी बूढ़ी बिल्ली ही यहाँ से निकाल सकती है। चलो साथ वाले कमरे में चलकर बैठते हैं, वो आ ही रही होगी। फिर वो दोनों साथ वाले कमरे में आ गए। 3 मिनट बाद आसामी खात्मा आ गई। अर्जुन सिंह चला गया। उसी दिन रात को जागीरदार काटल भी वापस आ गया। जब उसे पता चला कि अर्जुन सिंह एक दिन ज्यादा यहाँ रहा है, तो उसने सारे नौकरों को फॉल इन करा दिया और बारी बारी सबसे पूछा कि अर्जुन सिंह एक दिन जजीरे पर फालतू ठहरा तो वो क्या करता रहा। किसी ने कहा कि वो यहाँ नहीं था, किसी ने यूं ही कह दिया कि वो शराब पीकर फार्म में पड़ा था। रात को जब काटल नजमी के बेडरूम में आया तो उससे भी नशे की हालत में बार बार पूछने लगा, उससे कि यहाँ एक दिन से ज्यादा क्यों ठहरा? मैंने तो उसे आज तक नहीं देखा, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? काटल शराब पीने और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगा। वो अर्जुन सिंह को गालियां बक रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया। फिर तीसरा दिन आया। उस रोज नजमी को बेचैनी से शाम का इंतजार था। आज रात उसे इंतकाम की आग बुझाकर काटल को जहन्नुम रसीद करके वहां से निकल जाना था। किसी वक्त उसे ख्याल आता कि हो सकता है अर्जुन सिंह को बाद में ख्याल आ गया हो कि वो खामखास मुसीबत में क्यों पड़े और उसने अपना इरादा बदल दिया हो। नजमी कभी कुछ सोचती, कभी कुछ। दिन गुजरता चला गया। फिर सूरज गुरूब हो गया। आसमान पर उस रोज बादल नहीं थे। शाम के वक्त भी हब्स हो रहा था। दिन के वक्त आसामी खात्मा नाश्ते के वक्त आई। उसके बाद से उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। जब शाम के बाद रात का अंधेरा छाने लगा तो नजमी को परेशानियों ने घेर लिया। अर्जुन सिंह ने जरूर अपना इरादा बदल दिया है, वरना वो आसामी खात्मा के हाथ जहर का कैप्सूल जरूर भेजता। रात के खाने में अभी कुछ देर बाकी थी। काटल का ये मामूल था कि वो रात 10 बजे खाना वगैरह खाकर नजमी के पास आता था। वो नजमी के पास बैठकर मैनौशी से जी बहलाया करता था। बेडरूम के क्लॉक रात ठीक 8 बजे का वक्त बता रहा था कि आसामी खात्मा अंदर दाखिल हुई। उसके रवैये में किसी किस्म का फर्क नहीं आया था। हालांकि तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक उसे इल्म होना चाहिए था कि वो आज आधी रात के वक्त वहां से फरार करवा रही है उसे। मगर ये ऐसी पत्थर की बेजान जज्बात वाली औरत थी कि उसका चेहरा हर किस्म की सूरत हाल में एक जैसा ही रहता था। नजमी के दिल में खलबली हो रही थी कि आखिर ये उसे कहती क्यों नहीं कि रात को तैयार रहे। आसामी खात्मा ने करीब आकर अपने ब्लाउज के अंदर से रुमाल में लिपटी हुई एक छोटी सी डब्बी निकालकर नजमी को दी और बोली, ये तुम्हारे सिख दोस्त ने दी है, और हाँ, आज रात 12:30 बजे तैयार रहना। अगर सो गई तो इस जगह से कभी आजाद नहीं हो सकोगी। नजमी की जान में जान आ गई। उसने डब्बी ले ली और खात्मा का शुक्रिया अदा करने ही लगी थी कि वो वापस पलटकर कमरे से निकल गई। नजमी डब्बी लेकर साथ वाले कमरे में आ गई। उसने डब्बी खोली तो उसमें कैप्सूल था।
कैप्सूल में थोड़ा सा सफेद रंग का सफूफ था। नजमी समझ गई कि ये कोई बड़ा ही मोहलिक और बेजायका जहर है। उसने कैप्सूल अपने ब्लाउज में छुपा लिया। रात के 10 बज रहे थे कि काटल झूमता झामता कमरे में दाखिल हुआ। आज नजमी को उसका बेताबी से इंतजार था। उसने आते ही हस्बे आदत नजमी को अंग्रेजी में गंदी गालियां दी, फिर आतिशदान के पास आलाते मनोशी लेकर बैठ गया। नजमी आज उसकी ज्यादा आवभगत कर रही थी। खुद जाम तैयार करके उसे पेश करती और वो पहले ही से नशे में था। कुछ देर तक तो वो आतिशदान के पास बैठा रहा, फिर उठकर पलंग पर नींद दराज हो गया। वो मुसलसल बोले जा रहा था। नजमी ने एक गिलास में शराब डालकर उसमें कैप्सूल का जहर मिला दिया और गिलास मेज के नीचे रखा हुआ था। उसे मालूम था कि काटल सोने से पहले एक आखिरी जाम जरूर पीता है। फिर नजमी ने गिलास उठाकर काटल को इंतहाई दिलरुबाई के साथ पेश किया और बोली, कैसे मेरी जान की खातिर नोश नहीं करेंगे? काटल ने कहकहा लगाकर हंसने की कोशिश की। फिर वो उठकर बैठा और नजमी के हाथ से गिलास ले लिया। कुछ मिला तो नहीं दिया इसमें तूने? नजमी का जिस्म एक बार तो सुन होकर रह गया। फौरन ही काटल के भद्दे होठों पर उसने हाथ रखा और अंग्रेजी में बोली, खुदा के लिए ऐसा फिर ना कहना। अब तुम्हारे सिवा मेरा है कौन? मैं तो यहाँ शहजादियों की तरह ऐश कर रही हूँ। काटल ने गटागट गिलास में जो कुछ भी था उसे हलक में उंडेल लिया। खुदा जाने अर्जुन सिंह किस किस्म का जहर लाया था कि पीते ही काटल का सांस बंद हो गया। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। उसके भारी भरकम भैंसे जैसे जिस्म को एक धचका लगा। वो पलंग पर 1 फुट ऊपर कोचला। पलंग कड़कड़ा गया। नजमी पलंग से परे कूद गई। काटल उसे खूनी नजरों से घूर रहा था। हाथ उसकी तरफ बढ़ाए वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आवाज बंद हो गई। उसे लगा कि उसके पेट की हर शय कट रही है। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। फिर उसके मुंह से खून उबल पड़ा और उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई। बेडरूम की रोशनी पहले ही धीमी थी। नजमी ने चादर काटल की लाश पर डाल दी। वहां किसी खादिम या खादिमा के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अर्जुन सिंह ने नजमी को ऐसा मोहलिक जहर दिया था कि उसे पीते ही काटल का जिगर वगैरह कट गया था और उसके हलक से आवाज तक नहीं निकल सकी। वरना अगर वो शोर मचा देता या एक चीख भी बुलंद करता तो बेडरूम के बाहर राहदारी में मौजूद गोरखा पहरेदार दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता और सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। नजमी ने घड़ी की तरफ देखा। अभी रात के 12 नहीं बजे थे। पलंग पर काटल की बेहिस लाश चादर में ढकी हुई पड़ी थी। नजमी को खुशी थी कि उसने एक दरिंदे के जुल्म सितम से आने वाली औरतों को बचा लिया और अपने ऊपर किए गए जुल्म का बदला भी ले लिया। काटल का हंटर आतिशदान के पास दीवार पर टंगा हुआ था। नजमी का दिल चाहा कि वो लाश पर इतनी देर तक हंटर बरसाती रहे जब तक वो थककर गिर नहीं पड़ती, पर वो खामोश रही। अब उसे अर्जुन का इंतजार था। उसने खिड़की का पर्दा हटाकर आहिस्ता से पट खोलकर नीचे देखा। हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। लॉन में जो खंबे लगे थे उनके बल्ब रोशन थे। गेट बंद था। नजमी पीछे हट गई। अर्जुन को किसी दूसरे रास्ते से महल के बेडरूम में आना था। वो साथ वाले कमरे में आ गई। किताबों के शेल्फ के पहलू में जो रेशमी भारी पर्दा गिरा हुआ था उसे हटाकर देखा। वहां सिवाय शेल्फ के और कुछ नहीं था। उस शेल्फ को एक तरफ हटाना था, फिर अर्जुन सिंह को आना था। वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। नजमी बेडरूम में आई तो चादर के नीचे लाश इसी तरह साकित थी। उसने चादर को जरा सा हटाकर देखा। काटल का स्याह-फाम चेहरा खून में लिथड़ा हुआ था। बेडरूम के क्लोजेट में उसकी एक कीमती नीली जीन्स नुमा पतलून पड़ी थी। उसने शबे ख्वाबी का लिबास उतारकर पतलून और जैकेट पहन ली। पाँव में टखनों तक बंद चमड़े के जूते पहने और बालों को गर्दन पर रुमाल से बांध लिया। जेब में कुछ रकम ठूसी और बेचैनी से अर्जुन सिंह का इंतजार करने लगी। जब आधी रात भी गुजर गई तो नजमी को फिक्र लाहक हुई। अगर अर्जुन किसी वजह से नहीं आ सका तो सारा काम खराब हो जाएगा। उसने एक बार फिर साइड रूम में जाकर शेल्फ को देखा। वहां कोई नहीं था। उसी वक्त शेल्फ को हरकत हुई। नजमी का दिल जोर से धड़का। शेल्फ एक तरफ खिसका, फिर पर्दे के पीछे से आसामी खादमा नमूदार हुई। वो नजमी को पतलून और जैकेट में देखकर कुछ हैरान सी हुई। नजमी ने उससे अर्जुन के बारे में पूछना चाहा कि खादमा ने अपने होठों पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और आहिस्ता से बोली, राज जी सो रहे हैं क्या? नजमी ने भी आहिस्ता से कहा, हाँ वो गहरी नींद सो रहे हैं। खादमा ने नजमी को पीछे आने का इशारा किया। नजमी ने पहली बार शेल्फ के पीछे एक जीना नीचे उतरता देखा। यह जीना कभी लॉन के बरामदे के कोने में बनी हुई कोठरी में निकलता था। कोठरी में आटे चावल की बोरियां भरी हुई थी। खादमा ने कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर झांका, फिर नजमी को साथ लेकर बरामदे से निकलती लॉन के दरख्तों के नीचे आ गई। फुहार पड़ रही थी। हवा में खुनकी और नारियल के दरख्तों की धीमी मरतूब महक रची हुई थी। बाग खत्म हुआ तो काटल के महल की दीवार आ गई। यहाँ एक छोटा सा दरवाजा था जो खुलता था। दरवाजे की दूसरी जानिब अंधेरे में नजमी को अर्जुन सिंह का साया दिखाई दिया। अर्जुन इन दोनों को देखते ही आगे आगे चलने लगा। यहाँ अंधेरे में झाड़ियां और घास और नारियल के दरख्त बेतरतीबी से उगे हुए थे। उन झाड़ियों में वो 10-15 मिनट तक चलते रहे। अब समंदर का किनारा आ गया। यहाँ एक छोटी सी कश्ती खड़ी थी। अर्जुन सिंह नजमी के करीब आया और बोला, हरनाम जी, काम ठीक ठीक हो गया था ना?
नजमी आहिस्ता से बोली, वाहिगुरु की कृपा से सब ठीक ठाक है। अर्जुन सिंह ने अंधेरे में ही एक हाथ से अपनी बंधी हुई दाढ़ी को खुजाया और नजमी को सहारा देकर कश्ती में सवार कराया। खादमा ने अंग्रेजी में अर्जुन सिंह से अपनी रकम का मुतालबा किया। नजमी के कान खड़े हो गए। खादमा की मौत का वक्त आन पहुंचा था। नजमी के लिए किसी दुश्मन को हलाक करना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। वो देखना चाहता था कि अर्जुन उस औरत को कैसे हलाक करता है। अर्जुन ने खादमा को अंग्रेजी में ही जवाब दिया, मैडम तुम मेरे साथ चलो, सुंदर सिंह के पास पहुंचकर मैं तुम्हें तुम्हारी रकम दे दूंगा। खादमा गुस्से में आ गई, तुम मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, मेरी रकम अभी दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अर्जुन सिंह ने सिखों वाला काम किया। उछलकर खादमा की गर्दन दोनों हाथों में दबोच ली। वो उसके साथ ही जमीन पर गिर पड़ी। उसके हलक से खड़खड़ाहट की आवाज निकली। अर्जुन सिंह भरपूर जवान शख्स था। आसामी खादमा अधेड़ उम्र औरत थी। जब अर्जुन सिंह उससे अलग हुआ तो वह घास पर मुर्दा हालत में पड़ी थी। अर्जुन ने उसकी लाश को भी कश्ती में डाला और कश्ती चलाता खुले समंदर की तरफ चल पड़ा। नजमी ने झुककर खादमा को देखा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली थीं। अर्जुन पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। नजमी ने भी चप्पू चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो काटल जागीरदार के मुख्तसर से जजीरे से काफी दूर निकल गए। अब अर्जुन सिंह ने लाश को उठाकर समंदर में फेंक दिया। नजमी ने कहा, तुम गुरु के सच्चे सिंह हो। अब मुझ पर किसी को शुबा नहीं होगा। वैसे मैं तुम्हें सुंदर सिंह के पास छोड़कर सुबह वापस आ जाऊंगा ताकि मालूम पड़ सकूं कि पीछे क्या रद्द अमल हुआ। अगर मैं तुम्हारे साथ ही चला गया ना, जो कि मुझे जाना ही है, तो यहाँ सबको शक होगा कि मैं कातिल को कत्ल करके तुम्हें अगवा करके भाग गया हूँ। उसूली तौर पर उसने ठीक सोचा था। सुंदर सिंह जिस जजीरे में रहता था वो वहां से ज्यादा दूर नहीं था। सुंदर सिंह उन लोगों का इंतजार ही कर रहा था। ये जजीरा भी दरख्तों से भरा हुआ था। रात की तारीकी में बड़ा डरावना लग रहा था और ज्यादा बड़ा नहीं था। अर्जुन सिंह कश्ती को जजीरे की पिछली तरफ समंदर पर झुके हुए दरख्तों के नीचे छोटी छोटी चट्टानों में ले गया। यहाँ सुंदर सिंह पहले से मौजूद था। वो भारी भरकम सिख था। अंधेरे में उसकी शक्ल नजमी अच्छी तरह ना देख सकी। उसने नजमी को हाथ जोड़कर सत श्री अकाल कहा। नजमी ने भी हाथ जोड़कर उसको जवाब दिया। कश्ती उन्होंने ऊपर खींचकर झाड़ियों में छुपा दी। सुंदर सिंह का यहाँ नारियल का एक बाग था। उस बाग में उसने अपने लिए छोटा सा लकड़ी और बांस का कॉटेज बना रखा था और यहाँ वो अकेला रहता था। कॉटेज के पीछे एक छोटा सा स्टोर था। सुंदर सिंह ने उसे पहले ही खाली कर दिया था। यहाँ एक चारपाई पर बिछौना और मच्छरदानी लगा दी गई थी। बिजली उस जजीरे पर नहीं थी। सुंदर ने नजमी को बड़े एहतराम से उस स्टोर पर बिठाया और हाथ जोड़कर बोला, श्री ग्रंथ साहब के वाली ग्रंथी की बेटी के लिए हमारा सर भी हाजिर है। आप जी यहाँ आराम करें। अर्जुन सिंह भी बड़े एहतराम से खड़ा था। वो बोला, हरनाम जी तुम इत्थे आराम करो, हम सुबह गलबात करेंगे। अर्जुन और सुंदर दोनों दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर चले गए। ताला लगाने से नजमी को कुछ शक हुआ। गो ये शक ज्यादा देर उसके दिल में ना रह सका। वो मच्छरदानी के अंदर बिछौने पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने काटल का खून में रिथड़ा हुआ चेहरा आ रहा था। उसने नफरत से मुंह दूसरी तरफ कर लिया और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह जब वो उठी तो दिन का उजाला फैल चुका था। सुंदर सिंह दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। नजमी ने देखा कि वो भरी भरी दाढ़ी वाला मोटा सा सिख है जिसकी दाढ़ी में सफेद बाल आना शुरू हो गए थे। उसने स्याह रंग की अकालियों वाली पगड़ी बांध रखी थी। उसने हाथ जोड़कर नजमी को सत श्री अकाल कहा और बोला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको हरनाम जी? बिल्कुल नहीं सरदार जी, धन्यवाद। सिख ने हाथ जोड़कर कहा, गुरु के प्यारों और प्यारियों के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। गिरंती के खानदान पे आंच नहीं आ सकती। आप आकर चाय पानी कर लें। अर्जुन सिंह तो वापस चला गया है, कह कर गया है कि परसों आ जाऊंगा। उसका जाना बड़ा जरूरी था। इस तरह तो सभी को शक पड़ जाता ना वरना। नजमी उसके साथ स्टोर से बाहर निकली। बारिश रुकी हुई थी। सब्जा रात की फुहार से निखर गया था। सुंदर सिंह के कॉटेज के पिछले कमरे में मेज पर नाश्ता लगा था। वो बोला, मेरे यहाँ मकान पर 2 ही मुलाजिम हैं। मैंने उनको भी 2-3 दिनों के लिए दूसरे जजीरे पर अपने अपने घर भेज दिया है। अब आप जी मेरे कॉटेज के किसी भी कमरे में सो सकती हैं। सुंदर सिंह चला गया। नजमी ने नाश्ता किया और खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। वो सोच रही थी कि क्या वो यहाँ से खैरियत के साथ निकल जाएगी। बड़ा लंबा सफर था। कातिल की लाश मिलती अब तक जजीरा मार्शल की पुलिस भी वहां पहुंच गई होगी और उसकी तलाश भी शुरू हो गई होगी। नजमी सोचने लगी कि क्या वो इस छोटे से जजीरे में महफूज है। मार्शल जजीरे की पुलिस उसकी खोज में वहां भी पहुंच सकती थी। उसे सुंदर सिंह पर पूरा पूरा एतमाद था कि वो एक बहादुर आदमी की तरह उसकी हिफाजत करेगा। मामला गिरंथी की बेटी का भी था। ये फॉर्मूला बड़ा कामयाब रहा था और नजमी की जात के गिर्द सिख धर्म का एक हाला सा बन गया था, जिसकी वजह से सुंदर सिंह और अर्जुन सिंह हर लम्हे उस पर अपनी जान निसार करने के लिए तैयार थे। दिन गुजर गया और रात भी गुजर गई। दूसरे दिन रात के वक्त अर्जुन सिंह वापस आया। उसने बताया कि कातिल की लाश दिन के 8 बजे मिली। उसी वक्त पुलिस को इत्तला कर दी गई कि जागीरदार कातिल को कत्ल कर दिया गया है और महल से उसकी दाश्ता और आसामी खादमा गायब है। 10 बजे पुलिस वहां पहुंची।
मैं भी मार्शल जजीरे पर ही था। कत्ल का सुनकर मैंने भी बज़ाहिर सख्त अफसोस का इजहार किया और पुलिस के साथ ही महल में आ गया। यहाँ पर पार्ट 13 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 14 समाप्त फरमाएं।